हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने जा रहे हैं अरस्तू के राजनीतिक विचार। अरस्तू या अरिस्टोटल। अरस्तू प्लेटो, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो के शिष्य थे। और सिकंदर, यदि हम जानते हों, जिन्होंने विश्व विजय का स्वप्न देखा था और उसके लिए कोशिश भी की थी, सिकंदर के गुरु भी थे। अरस्तू को आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अरस्तु ने नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति, सभी विषयों पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उसको बुद्धिमानों का गुरु भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यूनान का दर्शन का जो बीज सुकरात में आया और लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल उठा। अरस्तु के राजनीतिक विचारों को जानने से पहले हम उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत शॉर्ट में। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में यूनान के मैसिडोनिया के स्टेगिरा में हुआ था। ये मैसिडोनिया एथेंस के पास था। एथेंस जहाँ प्लेटो का नगर राज्य था। अरस्तु के पिता राज दरबार में चिकित्सक रह चुके थे, इसलिए उनका जीवन संपन्न और सुखमय तरीके से बीता था। 18 वर्ष की एज में इन्होंने प्लेटो की एकेडमी, प्लेटो ने जो अपना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खोला था, एकेडमी, उसको ज्वाइन किया था। 20 वर्ष तक अरस्तु वहीं रहे थे। और पर प्लेटो की एकेडमी में प्लेटो की डेथ के बाद जब उनको कोई उपयुक्त स्थान वहाँ नहीं मिला तो उसको छोड़ा और सिकंदर के शिक्षक बन गए। मैसिडोनिया के राजकुमार सिकंदर के शिक्षक बन गए। बाद में उन्होंने एथेंस में लीसियम नाम के एक विद्यालय की स्थापना की, पर वहाँ विरोधियों का सामना करना पड़ा और इसके बाद वो वहाँ से छोड़कर कैलियस नाम के नगर में चले गए, जहाँ पर 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी बुद्धिमत्ता की वजह से प्लेटो इन्हें अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा करता था। इनको शरीर धारणी बुद्धिमत्ता कहा करता था। अरस्तु ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लगभग 400 के करीब कहा जाता है कि बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। पर राजनीति पर जो उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, महानतम ग्रंथ जिसको कहा जा सकता है, वो पॉलिटिक्स नाम की उनकी पुस्तक है। राजनीति पर एक और ग्रंथ है, द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पॉलिटिक्स उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, महानतम रचना है। प्लेटो जिन राजनीतिक विचारों की वजह से प्रसिद्ध है, या जिन राजनीतिक विचारों को हम, उनमें से कुछ को हम अपने आगे के अध्ययन का विषय बनाने जा रहे हैं और जिनके लिए अरस्तु बहुत प्रसिद्ध भी है। पहली बात, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। दास्ता संबंधी विचारों के लिए भी अरस्तु को पढ़ा जाता है। उन्होंने समर्थन किया था दास्ता का, उसके लिए उनको हो सकता है वर्तमान समय हम उन्हें आलोचित करें, बट उनके दास्ता संबंधी विचारों के लिए उन्हें जाना जाता है। क्रांति संबंधी विचारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कानून का शासन की बात उन्होंने की, इसके लिए उनके विचारों को पढ़ा जाता है। वितरणात्मक न्याय की बात की और एक आदर्श राज्य की संकल्पना भी उन्होंने दी। वो भले ही प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की संकल्पना इतनी प्रसिद्ध ना हो, पर उनकी अपनी एक अलग आदर्श राज्य की संकल्पना थी। प्लेटो को अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसलिए अरस्तु को इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो पद्धति अपनाई अपनी पुस्तक को लिखने में, या उनकी जो अध्ययन पद्धति थी, वो इंडक्टिव थी, आगमनात्मक थी, जो ज़्यादा साइंटिफिक होती है। और ये कहा जाता है कि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अपने विचार दिए थे, तो इसी की वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं उनके बहुत सारे विचारों में से एक भाग, एक पार्ट, और उनके राज्य संबंधी विचारों को हम आज सबसे पहले जानने जा रहे हैं। तो अरस्तु ने राज्य को एक श्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था बताया था, एक स्वाभाविक संस्था बताया था जो कोई उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए मौजूद है। तो हम कुछ बिंदुओं में उनके राज्य से संबंधित विचारों को देखने जा रहे हैं। नंबर 1,
पहले पॉइंट जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राज्य की उत्पत्ति उन्होंने कैसे बताई, तो उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर या सोच समझकर व्यक्तियों के द्वारा राज्य को नहीं रचा गया है। ये एक प्राकृतिक संस्था है, ये एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है और भौतिक, सांस्कृतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने पहले परिवार बनाया, फिर आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ ही परिवारों के एकत्रीकरण से गांव बने, ग्राम बना, और गांवों के एकत्रीकरण से समाज या राज्य अस्तित्व में आया, जो कि व्यक्ति को पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान कर सकता था। हाँ, पहले वो कहते हैं पहले परिवार बना, फिर परिवार उसकी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था, जैसे संतानोत्पत्ति या छोटी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए या रक्त संबंध भी बढ़ गए, तो ग्राम बना, और फिर धीरे धीरे सुरक्षा और न्याय संबंधी उसकी आवश्यकताओं के लिए राज्य या समाज बना, राज्य बना, और जो उसकी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अरस्तु कहता है कि मौजूद होता है। विद्याओं और कलाओं के विकास के लिए भी राज्य होता है। तो इन सब से धीरे धीरे पहले परिवार, फिर गांव और फिर राज्य का जन्म हुआ, और ये स्वाभाविक रूप से हुआ, ये बहुत नेचुरल तरीके से हुआ। इसको कभी किसी एक टाइम पर व्यक्तियों ने मिलके बनाया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अरस्तु नहीं मानता। अरस्तु मानता है कि इसका विकास प्राकृतिक तरीके से और स्वाभाविक तरीके से धीरे धीरे आवश्यकताओं के जन्म के साथ साथ हुआ है। अरस्तु का सेंटेंस है, वो कहते हैं कि राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों व ग्रामों का समूह है, जिसका उद्देश्य सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन है। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में या राज्य संबंधी विचारों में दूसरा पॉइंट हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। हम जिक्र भी कर चुके हैं इसका, कि उन्होंने कहा कि राज्य का जन्म कृत्रिम प्रयासों से नहीं हुआ है, ये प्राकृतिक है। और इसलिए भी कहा उन्होंने कि उसके कानूनों का पालन लोग दंड के भय से नहीं करते, बल्कि स्वाभाविक रूप से करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, हमने पहले सुना भी होगा। वो कहते थे कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता। ये काफी फेमस सेंटेंस है और शायद सबने सुन रखा होगा। तीसरी बात जो राज्य संबंधी विचारों में हम देखते हैं अरस्तु की, स्क्रीन पर हमें तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, ऐसा वो कहते थे। और कारण उन्होंने बताया कि क्यों है राज्य सर्वोच्च समुदाय, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ अन्य संस्थाएं व्यक्ति की कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, कोई संस्था किसी एक की, दूसरी संस्था किसी दूसरी आवश्यकताओं की, वहीं राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसलिए भी सर्वोच्च है क्योंकि राज्य का लक्ष्य सर्वोत्तम है, और राज्य का लक्ष्य है शुभ जीवन की प्राप्ति। मतलब व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम और उनके शुभ जीवन की प्राप्ति कराना राज्य का लक्ष्य होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, वो अन्य समुदायों की तुलना में उच्च है, सर्वोच्च है। चौथी बात राज्य के बारे में, हमें स्क्रीन पर चौथा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं कि राज्य मनुष्य से पहले है। और ये बड़ा हमें सुनने में थोड़ा सा अतार्किक लगता है, लेकिन वो इसको ऐतिहासिक रूप से नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तर्क की दृष्टि से राज्य मनुष्य से पहले है, क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य एक होल है, संपूर्ण है, समग्र है, और व्यक्ति मात्र उसका एक अंग है। और यदि शरीर नहीं होगा तो अंग कैसे होंगे, इसलिए हमेशा अंगों से पहले शरीर का अस्तित्व माना जाता है। उसी तरह से यदि मनुष्य हैं तो राज्य को उनसे पहले मानना होगा। ये उन्होंने तार्किक दृष्टि से ही सिद्ध किया है कि राज्य मनुष्य से पहले है। और यदि शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो अंग भी नहीं बचेंगे, वैसे ही राज्य को भी नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्यों का जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये तर्क की ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि तर्क की दृष्टि से उन्होंने माना कि राज्य मनुष्य से पहले है, मनुष्य से पूर्व है। पांचवा पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है, ऐसा अरस्तु मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि यह सामाजिक विकास का चरम रूप है। ये एक अंतिम संस्था है, इसके बाद किसी विकास की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये संपूर्ण विकास के बाद अगर कोई चीज उपलब्ध होती है तो वो है राज्य, और इसके बाद कोई और कार्य शेष नहीं रह जाते और कोई भी विकास नहीं चाहिए होता है। राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है, ऐसा अरस्तु का मानना था। छठी बात जो राज्य के बारे में वो कहते हैं और हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, राज्य का जैविक स्वरूप होता है, ऐसा अरस्तु मानते थे, क्योंकि वो मानते थे मतलब राज्य एक ऑर्गेनिक नेचर है, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट की वो बात करते थे।
क्योंकि वो मानते थे कि जीव की तरह ही राज्य का भी स्वाभाविक विकास हुआ है और राज्य एक ऑर्गेनिक है, राज्य एक जैविक है, एक शरीर की तरह है। और तुलना की उन्होंने शरीर से और उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त कार्य उसके अंगों मतलब व्यक्तियों अंग उन्होंने व्यक्तियों को माना है। राज्य के समस्त कार्य उसके अंगों के द्वारा किए जाते हैं और समस्त अंगों का महत्व उनकी जैविक एकता में होता है। उसी तरह सभी व्यक्तियों और समुदायों का महत्व भी राज्य के अंतर्गत रहने से ही होता है। राज्य के सभी अंग या घटक मतलब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर होते हैं। इसलिए राज्य एक ऑर्गेनिक है, एक और पूरा एक शरीर है। और अरस्तु राज्य को सुपर बीइंग या अति प्राणी फिर भी नहीं मानता, हालांकि वो उसको एक शरीर मान रहा है या एक ऑर्गेनिक नेचर का मान रहा है, फिर भी वो ये नहीं मानता अरस्तु कि वो एक कोई अति प्राणी है। और क्योंकि वो कहता है कि राज्य का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि नागरिकों का सुखवर्धन या उनको उत्तम जीवन प्राप्त कराना या उनका नैतिक विकास करना ही राज्य का लक्ष्य होता है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो वो मानता है कि राज्य एक शरीर है और व्यक्ति उसके अंग हैं, पर फिर भी राज्य को वो ये हक नहीं देता कि वो व्यक्तियों को पूरी तरह से अपने में मिला के उनको समर्पित करवा ले या उनको बिल्कुल भी उनकी स्वतंत्रताओं को खत्म कर दे, क्योंकि राज्य का लक्ष्य ही व्यक्तियों को उत्तम जीवन प्राप्त कराना है। तो भले ही राज्य शरीर और व्यक्ति उसका अंग है, पर फिर भी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। 7वीं बात हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है राज्य संबंधी विचारों के साथ चलते हुए हमें अरस्तु के विचारों में 7वीं बात वो कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। और वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर से तात्पर्य केवल रोटी कपड़ा और मकान में आत्मनिर्भर होने से नहीं होता, बल्कि कोई भी कमी ना होने से होता है। और वो कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर है क्योंकि इसी में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इसमें कोई भी कमी नहीं है क्योंकि वो विकास के पूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है ना। इसलिए उन्होंने राज्य को आत्मनिर्भर बोला, आत्मनिर्भर बताया, क्योंकि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है, ये विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसलिए राज्य पूरी तरह से पूर्ण है, मतलब इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 8वीं बात जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अरस्तु कहते हैं कि राज्य विविधता में एकता स्थापित करे। यहाँ अरस्तु प्लेटो के अपोजिट सोचता है, प्लेटो से एक डिफरेंट बात करता है। जहाँ प्लेटो बहुत ज़्यादा एकता की बात किया करते थे, वहाँ अरस्तु उसके उलट विविधता में एकता स्थापित करने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि राज्य नागरिकों की कुछ ही बातों का नियमन करे और कुछ में उनको पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दे। राज्य का स्वरूप बहुत्व में है, मतलब विविधता में है। और वो कहते हैं कि जैसे चित्र विभिन्न रंगों से, संगीत विभिन्न रागों से और तालों के मेल से बनता है, वैसे ही राज्य की एकता भी उसके अंगों के समुचित संगठन पर निर्भर होती है। और जब विविधता होती है तो ही उच्च श्रेणी की सभ्यता के विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं। और ऐसा अरस्तु मानते हैं कि राज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है, उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए बना है। तो आवश्यकताओं का लोप करके या व्यक्तियों की ज़रूरतों को खत्म करके या व्यक्तियों को खत्म करके एकता स्थापित करने से क्या फ़ायदा। इसलिए ज़रूरी है कि राज्य विविधता में एकता स्थापित करे। 9वीं बात हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, राज्य के उद्देश्य व कार्य भी अरस्तु ने बताए हैं। तो हम अभी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो मानते हैं, अरस्तु मानते हैं कि आदर्श, श्रेष्ठ और सद्गुणी जीवन की प्राप्ति करवाना व्यक्तियों को ये राज्य का मुख्य उद्देश्य है। और वो कहते हैं कि मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियों को व्यवहार में परिणत करवाने की कोशिश करे राज्य, न केवल सुरक्षा और न्याय प्रदान करे बल्कि कुछ रचनात्मक कार्य भी करे, नागरिकों को बुरे कामों से रोके और उनको सच्चरित्र भी बनाए। तो ढेर सारे काम अरस्तु राज्य को सौंपता है। 10वीं बात या 10वां पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राज्य और व्यक्ति में तुलना भी प्रस्तुत करता है। राज्य संबंधी विचारों को व्यक्त करते समय अरस्तु व्यक्ति और राज्य में तुलना करता है। एक तरह से वो सामने आ जाती है तुलना। वो कहते हैं कि व्यक्ति की तरह राज्य के गुण भी साहस, आत्मनियंत्रण और न्याय होते हैं और राज्य भी व्यक्ति के समान ही नैतिक और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करता है। उनमें बहुत समानता है दोनों में, ऐसा अरस्तु मानते हैं व्यक्ति और राज्य में। और वो कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क की तरह
राज्य के विकास के भी 3 चरण हैं। जैसे मानव का मस्तिष्क पहले जड़ अवस्था में होता है तो उस समय राज्य की जो पुरानी सबसे पहली कड़ी है परिवार, वो जन्म लेता है। मानव के मस्तिष्क की जब पशु अवस्था कही जा सकती है, थोड़ा और विकास की अवस्था, तो राज्य का जो दूसरी कड़ी है ग्राम, वो जन्म लेता है। और मानव के मस्तिष्क की तीसरी और जो सबसे विकसित अवस्था होगी बौद्धिक अवस्था, तब राज्य जन्म लेता है। तो इस तरह से जिस तरह से मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं हैं, वैसे ही राज्य के जन्म की भी 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्तर है। तो इस तरह से थोड़ी सी व्यक्ति और राज्य में समानता की बात अरस्तू करता है। यह हम अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों को संक्षेप में देख चुके हैं। धन्यवाद।